पाकिस्तान की इकोनॉमी हैविली डिपेंडेंट है इनडायरेक्ट टैक्सेस पर और 55% जो टैक्स रेवेन्यू है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स को एक लो हैंगिंग फ्रूट समझा जाता है, जिस पर जब हुकूमत को और कोई चारा नज़र नहीं आता तो वो लो हैंगिंग फ्रूट उतारती है और खा लेती है और अपना रेवेन्यू बढ़ा लेती है। कब तक गुजारा होगा इस लो हैंगिंग फ्रूट पर? देखिए, मुझे तो कोई अभी तक तो कोई ऐसा विजन या कोई स्टेप, कोई ऐसे इक़दाम नज़र नहीं आ रहे जिससे हम ये तसव्वुर कर सकें या अंदाज़ा लगा सकें कि शायद इस दफ़ा कुछ नया होने जा रहा है या गवर्नमेंट ने कोई बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, थिंक टैंक बैठे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को कोई नई शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये मुश्किल नहीं है। दुनिया भर के तजर्बात आपके सामने हैं। हमारे जैसे मुल्क हैं जो गुजरे हैं, इन मराहिल से गुजरे हैं, इन सारी चीज़ों से गुजरे हैं। इंडिया भी गुजरा है इन चीज़ों से। किस तरह से उन्होंने अपने आप को ठीक किया है, किस तरह अपनी इकॉनमी को बेहतर किया है और किस तरह से अपने लोगों को सहूलतें और आसानियाँ पैदा की हैं उनके लिए। मुझे तो यही लग रहा है कि अभी जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, क्योंकि वो दे रहा है, उसको मजीद न छोड़ो और नए लोगों के लिए वो यानी कोई सोचने की बात ही नहीं हो रही। आपको जो भी IMF ने कहा है वो कहे ना कहे उसका तो कोई मसला नहीं है। उसके पैसे हैं, चंद अरब डॉलर हैं, वो डूब जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ तो पूरा मुल्क डूब जाएगा अगर हम अपना बारे में खुद नहीं सोचेंगे तो। और जिस नहज पे हम ले आए हैं, डायरेक्ट टैक्सेस की बात मैं पिछले 30-40 साल से सुन रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म करके डायरेक्ट टैक्स किए जाएंगे। यही लीडर, यही हुकूमतें बार बार आती रहीं, जाती रहीं और इनसे हम ये सारी बातें सुनते रहे। वही वज़ीर ख़जाना रिपीट होते रहे, बाहर से इम्पोर्ट होते थे, कई लोकल होते थे वो। तो वही बातें हम सारी चीज़ें सुन रहे हैं। ठीक है। अब IMF की बजट की जो पेश करना है वो तो एक फॉर्मल रस्मी कार्रवाई होती है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ अब IMF का पैकेज आप लेंगे बजट के बाद तो आपको नई चीज़ें करनी पड़ेंगी। बहुत सी चेंजेस आ जाएंगी IMF जब अपनी कंडीशनैलिटीज़ रखेगा। जैसे 18% GST की आपने बात की, इनकम टैक्स का वो कह रहे हैं जो 4.5 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है 45% उसके ऊपर लगाएं। तो अफराते ज़र में कमी हुई है, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको जब आप फैक्टर इन करते हैं, बिजली गैस की कीमतों को आप फैक्टर इन करते हैं, लोगों की डॉलर की प्राइस को फैक्टर इन करते हैं, आप परचेजिंग पावर जो है और उसको करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा रिलीफ नजर नहीं आता। ठीक है। कोई ब्रीदिंग स्पेस भी इवन नहीं नजर यानी अभी भी आपको ज़ाहिर उम्मीद नजर नहीं आ रही गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, आवाम को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है। आप समझते हैं कि ये जो ड्रॉप इन विकेट्स हैं ये हमें फ़ायदा दे पाएगी? हमारा जो पेस अटैक है उसको एडवांटेज होगा इस वक्त? देखिए, पहला फैसला तो बिल्कुल ठीक किया है हमने और अल्लाह का शुक्र है कि सही फैसला किया है। वो लंदन वाला फैसला नहीं कर रहे जो वसीम अकरम ने किया था। बारिश हुई थी, विकेट, और लंदन में तो वैसे ही बॉल बड़ी स्विंग होती है। उन्होंने पहले बैटिंग करी और 123 में पूरी टीम आउट होगी। तो वो वाला नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था वो मैच। तो ये पहला फैसला तो बिल्कुल ठीक है। ड्रॉप इन पिचेस की जहाँ तक बात है, अब तो दुनिया में कॉमन हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया में भी यूज होती है, बाकी जगह भी यूज होती है। यहाँ पे ये नई आई है पिचेस, इनका तजर्बा उस तरह से नहीं है, इस्तेमाल नहीं हुई, इसलिए न्यूयॉर्क की पिचेस पे खास तौर पे बड़ा लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। आप जब उनको देखते हैं, कल जिस तरह साउथ अफ्रीका फंस गया था कनाडा के खिलाफ, और इस तरह से सिचुएशन वहां पे है। दूसरा एक ये तो फैक्टर है ही है, उसके बाद यानी डबल बाउंस है, बॉल नीचे रह जाती है, एकदम से ऊपर आ जाती है और मूव भी हो रही है। उसके बाद ओवरकास्ट जो है उसमें मजीद बॉलिंग कंडीशंस जो है ना वो फेवरेबल हो जाएंगी बॉलर्स के लिए और बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा सही फैसला इनका पहले उसको करने का, उसके असरात ज़ाहिर होंगे। अब मैं चेंज पे बात कर लेता हूँ। जो एक चेंज की है, ये पहले हमारी यही टीम खेल रही थी, लेकिन उसमें फास्ट बॉलर ऐड हुआ था जब अमाद वसीम अनफिट हुए थे। अब अमाद वसीम वापस आए हैं तो हमने फास्ट बॉलर की बजाय आजम खान को ड्रॉप किया है। इसका मतलब आपने जो पावर हिटर जो मिडल में आपके होते हैं वो आपने एक कम कर दिया है और ये ट्रस्ट कर रहे हैं कि अमाद वसीम बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरे स्पिनर हमारे पास है शादाब, वो भी पावर हिटर के तौर पे खेलते हैं और पिछले मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। लेकिन मसला ये कि अब ये खिलाड़ी एक स्किल या 2 स्किल के साथ नहीं, अब 360 टाइप खिलाड़ी आ गए। आप 10वें नंबर पे भी खेल रहे हैं, बॉलिंग के साथ साथ आपको बैटिंग भी अच्छी करनी है, आपको फील्डिंग भी अच्छी करनी है। अगर तीनों शोबों में आप परफेक्ट नहीं है और आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा, आपके पास एक कैच गुजर रहा है, आप उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको रीथिंक करना चाहिए अपने कैरियर के बारे में कि आपने कौन सी गेम खेलनी है। तो वो हर वक्त
और ये नहीं होता ग्राउंड में कि आप कहें कि चलो जी बॉल उधर जा रही है तो मैं सो जाऊं, ये इस तरह से होता नहीं है। अब बॉल किसी तो कोने में जाए, हर खिलाड़ी की नजर होती है वहां पे, बॉल के ऊपर नजर होती है कि हाँ जी, बॉल पे नजर होती है और बैकअप, फॉलो अप, हर चीज देख रहे होते हैं, एक दूसरे बता रहे होते हैं। फिर बैट्समैन को देख के जो एक दो सियाने आपके प्लेयर हर टीम में होते हैं जो ये बताते हैं कि यार ये बंदा जो है ना इस बॉल पे थोड़ा सा फंस रहा है या यहाँ से कर सकता है, आप थोड़ा सा हिंट भी करते हैं कप्तान को या बॉलर को कि यार इस बॉल पे ज़रा ये देखो, ये ज़रा थोड़ा कर रहा है, या ट्रेडिशनली इस बॉल पे फंस जाता है। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें एक कन्वर्सेशन हो रही होती है, चीज़ें चल रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। पिछला मैच जाहिर है वो तो गुजर गया, अब आज का मैच है और आज के दिन के हवाले से, आज की कारकर्दगी के हवाले से परखा जाएगा किस तरह से आप खेलते हैं। और हमारी टीम में कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से, दे आर परफेक्ट। कमी अगर है तो हमारा एक आध बॉलर के अलावा बाकी बॉलर एक जगह पे 6 बॉल नहीं कर सकता। उसको आप कहना कि इस जगह पे 6 बॉल करते हैं तो वो बिल्कुल 1 या 2 कर लेगा, बाकी 4 पता नहीं कहाँ जाते हैं, उसको भी नहीं पता होता किधर जा रहे हैं। और नसीम शाह है जो एक्यूरेसी है, जिसमें उसका नजम साकिब साहब ने पहले जिक्र किया कि उसकी एक्यूरेसी है, लेकिन वो इंजरी से वापस आया है। ठीक है, एक एंड पे अगर वो कर भी रहा है, दूसरे एंड पे अगर सपोर्ट नहीं मिल रही और कैच को पकड़ नहीं रहा तो वो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है। आप इस विकेट पे आखिरी बात मैं कर दूं, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा स्कोर अगर आपने दे दिया, 150 तक चला गया, मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उसको डिफेंड करना, वो उसको स्कोर चेज करना मुश्किल हो जाएगा। ग्रुपिंग की बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं, लॉबिंग की बातें हो रही हैं, बाबर आजम के खिलाफ एक ग्रुप बना हुआ है, उनके हक में ग्रुप बना हुआ है, वो नज़र भी आ रहा है, एविडेंट है, फील्ड में भी नज़र आ रही होती हैं सारी चीज़ें। ये क्यों इसकी वजह आप क्या समझते हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए क्या मैनेजमेंट को कुछ करना पड़ेगा, क्या सोल्यूशन है इसका? बहुत अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान में आज की बात की नहीं है। हम कहें कि इस दौर में ऐसा हो गया या फलां दौर में नहीं था, ये हमेशा से ही रहा है। जब इमरान खान ने माजिद खान को टीम से बाहर किया था तो उसने कहा जा रहा वो ख़ानदानी मसाइल थे तो उस वजह से उन्होंने निकाल दिया उसको। हालांकि माजिद खान साहब परफॉर्म नहीं कर रहे थे जी। तो उस वक्त भी इसी किस्म के इल्ज़ाम लगे। उसके बाद कप्तानी के झगड़े मुख्तलिफ अदवार में रहे। इमरान खान साहब अपनी पसंद पे शफीक पापा एक होते थे जी। और मंसूर अख्तर, दो बेहतरीन ओपनर थे हमारे। शफीक पापा की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मंसूर अख्तर की भी डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी थी। शफीक पापा को चांस एक आध मिला, मंसूर अख्तर को इमरान खान साहब ने को मेरे ख्याल 20-22 मैच खिला दिए लेकिन नहीं चले वो। तो उसका नुकसान क्या होता है कि आप इस तरह से अगर खिलाते चले जाते हैं और वो परफॉर्म नहीं कर रहा बंदा, तो जो अच्छा प्लेयर उसकी जो ले सकता है जगह, वो भी उसका भी टाइम फिर गुजर जाता है। जैसे मिसबाहुल हक को हम देखते हैं कि इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद यूनुस फिर आ गए, तो अपना मिसबाहुल हक को बहुत देर से चांस मिला। फिर हमें पता चला वो कितने अच्छे बैट्समैन और एज कप्तान भी बहुत अच्छे रहे। कप्तानी की बात जो है वो हम विराट कोहली की भी कर लेते हैं। विराट कोहली भी कप्तान रहे, लेकिन जो उनकी कप्तानी है वो भी तकरीबन ऐसी रही कि बहुत ज़्यादा वो उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होना शुरू हो गई। धोनी सिर्फ हाँ जी, कपिल देव जब कप्तान थे उनकी परफॉर्मेंस देखें, वो दौर याद आता है 1983 में जिस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आखिरी विकेट पे खड़े होकर जीता था मैच वर्ल्ड कप का। फिर उसके बाद धोनी के आप देखें परफॉर्मेंस, कैसे कैसे मैचेस उसने जितवाए हैं और किस तरह का कप्तान था वो। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो है ना, वो होना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। टीम को इकट्ठा रखना, टीम को खिलाना, मैदान में लड़ाना। नहीं तो ये क्वालिटी बाबर आजम में है या नहीं, आपकी राय में? लड़ाना है, कौन सा बॉलर किस वक्त आएगा, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा ना एक प्री प्लान जो चीजें होती है ना, ज्यादातर उसी पे चल रहे होते हैं।